पाइथन सीरीज हमने स्टार्ट किया दो 3 लेक्चर हो गए, आज का लेक्चर फोर्थ। तो आज काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं, क्योंकि जन प्रोग्रामिंग के साथ जब तक हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे ना अभी सिंटैक्टिकली एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है पाइथन में, वो चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो नॉर्मली कल हमने बेसिक प्रोग्रामिंग देखा कि हम वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे फिर से प्रिंट कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन पार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो रही है। बट अभी आगे जाके आज का टॉपिक जो है हमारा फ्लो कंट्रोल या कंडीशनल कंट्रोल हो सकते हैं। फ्लो कंट्रोल मतलब डेटा कैसे फ्लो होने वाला है, किस वे से होने वाला है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फ्लो कंट्रोल में काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि इफ एल्स आ गया, ठीक है, वाइल आ गया, या तुम्हारा फॉर लूप आ गया। ठीक, तो एक एक चीजें हम स्टडी करेंगे। तो आज हमें इफ एल्स पे स्टडी करना है। ठीक है, इफ एल्स कब यूज करता है, कौन सी सिचुएशन में यूज करना है, और उसका सिंटैक्स क्या है। तो वो सारी चीजें आज देखेंगे हम। तो आज फ्लो कंट्रोल में से द फर्स्ट पार्ट, इफ एल्स पार्ट। ठीक है, इफ और एल्स पार्ट। अभी पाइथन में एक मेजर डिफरेंस ये है अदर प्रोग्रामिंग के साथ, अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक बेसिक डिफरेंस तुम्हें ये देखने को मिलेगा। अदर प्रोग्रामिंग में हम जब भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो वहां पे भी ना इफ एल्स यूज होता है, पहली चीज तो। एल्स, अब सिंटैक्टिकली डिफरेंस क्या है वो हमें जानना होगा, और ये चीजें बहुत मैटर करती है पाइथन के अंदर। अगर वो जो इंटेंटेशन प्रॉब्लम होता है, कर्सर का प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो जनरलाइज पहली चीज हमें समझती है कि इफ एल्स की नीड है क्या। तो अभी तक हमने जब प्रोग्रामिंग किए तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर किए थे और इसे प्रिंट किए थे। बट अगर मुझे कुछ क्रॉस चेकिंग प्रोग्राम करना है, जैसे कि मैंने एज स्टोर किया है और एज के बारे में मुझे जानना है कि अडल्ट है क्या चाइल्ड है, तो अगर क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि 18 साल से बड़ा हो तो आप अडल्ट हो, नहीं तो नहीं हो। तो इसे कंडीशनल प्रोग्रामिंग करने के लिए वी नीड सम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, उसे इफ एल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इफ आई टॉक अबाउट जनरल प्रोग्रामिंग लाइक सी, सी प्लस प्लस और जावा, तो उसका सिंटैक्स ऐसे होगा कि जैसे एज्यूम करो कि मैं एक वेरिएबल में एज स्टोर करके रखा हूँ। अगर मुझे चेक करना है तो मैं इफ लिखूंगा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होगा, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो इसके बाद ये ब्रैकेट आता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमें इजीली समझ में आ जाता है कि अगर ये ट्रू रहा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, नहीं तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला। ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट है। बट अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो सेम चीज अगर हमें करनी है, सो वहां पे भी डेटा टाइप तो नहीं है, तो हम एक वेरिएबल ऐसे ही क्रिएट करेंगे। यूजर से लेना चाहते हो तो उसे टाइप कास्ट कर लेंगे। तो कि तो यहाँ पे भी सिंटैक्स सेम ही है लगभग। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम ही मैसेज करेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे था कि लाइट चला जाएगा और एग्जैक्टली तो लाइट चली गई। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरा बैकअप है, तब तक हम ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, 1 मिनट। जस्ट हाँ, तो यहाँ पे भी ना हम कंडीशन प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे कि सेम कंडीशन डालेंगे हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, पाइथन में जो होता है ना, वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता। ठीक है, ओके, हाँ, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस क्या करेंगे हम, कोलन प्रिंट करेंगे। ठीक है,
तो पाइथन में कोलन का मीनिंग होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, ठीक है। और उससे मेजर चीज ये होती है, अगर तुम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कोड कर रहे हो तो तुम इस कर्सर को ना एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट पाइथन के अंदर जब कोलन के बाद अब एंटर दोगे तो एक कर्सर सेट होता है, ठीक है। और जहां पे कर्सर सेट हुआ उधर से ही आपको कोड को स्टार्ट करना होता है। अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो वहां पे एक प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम को कहा जाता है इंटेंडेड ब्लॉक। इंटेंडेड ब्लॉक का इश्यू आता है। तो ये सिंटैक्स एरर इसके लिए होता है कि आपने कर्सर एडजस्टमेंट किया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद लिखना आपको एल्स, और एग्जैक्टली वो इफ के नीचे ही चाहिए, यहाँ पे भी कोलन देना और उसके बाद फिर से कर्सर सेट होगा, यहाँ पे कोड लिखना, ठीक है। तो पाइथन में ये चीजें काफी प्रॉपरली हमें मेंटेन करनी पड़ती है कि अगर कर्सर कहाँ पे सेट हो रहा है, कहाँ पे डेटा लिखना है, क्या लिखना है, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंस है। वो अभी हम करके भी देखेंगे। और ब्रैकेट नहीं दिया तो क्या होता है और कर्सर का एरर कब आता है, कैसे आता है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर चेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कि हम इस वे से करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। आइडियली ओपन करेंगे हम, यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ मैं, न्यू फाइल्स। एज यूजुअल इसे सेव कर लेना है, जैसे रेगुलर वैसे सेव करते। हम अपने फोल्डर में चले जाएंगे और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इफ डेमो करके, ठीक है। सेम रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना है, याद रखो। तो कुछ हम डेमो या एग्जाम्पल हम कर सकते। इफ डेमो डॉट पी वाई कर दूंगा मैं, सेव कर लेगा। तो छोटा सा प्रोग्राम, हमें पता है भाई इनपुट कैसे लेना है, तो इंटीजर इनपुट लगेगा तो मैं करूंगा यहाँ पे इंट ऑफ इनपुट, ठीक है। और हम एज एक्सेप्ट कर लेंगे, जैसे कि एंटर एज, पी एन टी आर, एंटर यूर एज, सही है। तो हम एंटर कर लेंगे यहाँ पे। तो कंडीशन इफ लिखा मैंने, रिजर्व वर्ड है तो कलर चेंज हुआ, यहाँ पे मैं करूंगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो मैं यहाँ पे कोलन दूंगा, ठीक है। अभी देखो जब मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे तो कर्सर सेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा कि अडल्ट करके, ADU अडल्ट, ठीक है। भी देखो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। एज एंटर किया मैंने, सपोज 23, जो भी है, अडल्ट आया आंसर, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। अगर मैंने इसे रन किया और एज 18 साल से नीचे डाला तो कुछ आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट होने वाले से पता नहीं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्स पार्ट लिखेंगे, ठीक है। बट अभी कर्सर की बात करते कि एज्यूम करो कि तुमने ऐसे प्रोग्राम को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगर इसे रन करने जा रहे हो तो एक प्रॉब्लम जो आता है, जैसे हमने बात की कि इंटेंडेड ब्लॉक का, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है, जो हमें कर्सर पोजीशन मेंटेन करना पड़ता है, अगर हमने नहीं मेंटेन किया तो ये एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए आप एक तो यहाँ पे एक स्पेस दे सकते हो, और स्पेस होता है तुम्हारे वन टैब के रिलेटेड, सिंगल टैब, ठीक है। अभी एल्स जो है मैं इसके एग्जैक्टली नीचे लिखने वाला हूँ, एल्स कोलन एंटर। फिर से हम प्रिंट करेंगे, अगर आपका एज बड़ा नहीं है तो यू आर कंसिडर एज ए चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, ठीक है। तभी हम करेंगे एज, सपोज मैंने डाल दिया 12, यू कंसिडर एज अ चाइल्ड बॉय, ठीक है। अगर मैंने एज डाला 18 से बड़ा तो यू कंसिडर एज एन अडल्ट, ठीक है। जो पाइथन भी जो है वो ना, क्या बोलते हैं उसे, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्रिटेड है। इसके बाद अगर मैं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि प्रिंट है, नॉर्मल फ्लो लिखता हूँ मैं, चीजें सिंपल, नॉर्मल फ्लो 1, ठीक है। या नॉर्मल फ्लो 2 वगैरह लिख लेता हूँ, नॉर्मल फ्लो 1, नॉर्मल फ्लो 2,
तो अभी अगर मैंने इसे रन किया, ठीक है, अगर मैं एज डाल रहा हूँ यहाँ पे 12, तो आउटपुट क्या आना चाहिए अभी? प्रोग्राम देख के अगर बता पाते हो तो हम कैसे आउटपुट आएगा? सबसे पहले तो ये चेक करेगा n ग्रेटर देन 18 नहीं है, तो ये पार्ट में नहीं जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा, दैट इज चाइल्ड। और ये हमने इसके बाहर लिखा है, तो इट इज गेट कंपल्सरी एग्जीक्यूटेड। तो आउटपुट भी जो आएगा, चाइल्ड नॉर्मल फ्लो 1 एंड नॉर्मल फ्लो 2। ठीक है, अभी सेम प्रोग्राम फिर से रन करता हूँ, अभी एज में डालता हूँ 45। तो इस केस में होगा क्या, ये n ग्रेटर देन जो है 45 जो है 18 से बड़ा है, तो ये प्रिंट करेंगे अडल्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर से नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 प्रिंट करेगा, जस्ट बिकॉज इसका कुछ लेना देना नहीं है एल्स पार्ट से, इट इज नॉर्मल फ्लो। ठीक है, ये वाला अगर मैं इसे रन करता हूँ, नॉर्मल फ्लो 1 और 2 भी आ जाएगा। ठीक है, बट अगर यही चीज मैं ऐसे लिखता हूँ, मान के चलो कि मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, सेम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद अगर हम आउटपुट देखोगे तो देखो कैसे आता। मैं इसे फिर से रन कर देता हूँ, सेव कर लो इस फाइल को। ओके, 5 प्रेस हो गया, उसे हटा दो, सेव एज F5। अभी मैं एज डालता हूँ सपोज 25। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा अभी? और वो नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल फ्लो 1 और 2, क्योंकि ये जो दिख रहा है, ये पोजीशन, कर्सर पोजीशंस, वो प्रॉपरली उसी लाइन में, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर ही, दिस इज कंसीडर्ड एज एल्स पार्ट। जैसे मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ इस वे से, ठीक है, अगर मैंने फिर से रन किया, अभी नॉर्मल फ्लो 2 आ गया, क्योंकि 1 जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना, जितना सिंपल लगता है बट उतना है नहीं, ये चीजें बहुत कंफ्यूजन करती है जैसे प्रोग्राम बड़े हो जाएंगे तब। ठीक है, तो इसे प्रॉपरली याद रखना। तो ये हो गया अपना इफ एल्स पार्ट। तो काफी सारे प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं, जैसे कि और एक प्रोग्राम बेसिक कर लेते हैं इफ एल्स का। नॉर्मली हमें अगर अगर इवन ऑड नंबर का प्रिंट करना है, ठीक है, नंबर इवन या ऑड है, तो वो भी प्रोग्राम सेम ही होगा। एक नंबर ले लेंगे यूजर से, इंट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का बारे में पता है, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ ENTR, एंटर नंबर। ठीक है, नंबर मिलेगा। इवन ऑड का लॉजिक क्या है, इवन नंबर मतलब क्या होता है? करेक्ट। सो हम यहाँ पे एक लॉजिक लिखेंगे, मॉड लिखना है हमें, डिवाइड अलग आंसर देता है, मॉड अलग आंसर देता है, याद रखो। ठीक है, दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 2 किया है, एंड 9 मॉड जो कि परसेंटेज 2 किया है, फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा ना, वो आएगा 4.5। ठीक है, बट जो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड जो है वो रिमाइंडर प्रिंट करता है। 4 2 8, और बचा कितना है? 1। इसीलिए हम इसका लॉजिक लिखेंगे, n mod 2 इक्वल 0। हाँ, परसेंटेज साइन है, उसे मॉड कहा जाता है। ठीक है, n mod 2 इक्वल टू 0 रहा, तो हम इसे प्रिंट करेंगे कि तुम्हारा जो नंबर है वो नंबर है तुम्हारा इवन, EVEN, इवन। ठीक है, नहीं तो ELSE, एल्स पार्ट, नंबर इज व्हाट, योर ऑड नंबर। ठीक है, लड़ा चेक कर लो इसे, प्रोग्राम को हम रन करते हैं, जो भी नंबर चाहिए हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल। सो लेट्स रन। सो मैं सिंपल नंबर यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, सपोज 5। ये बन गया तुम्हारा ऑड, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचा, और रिमाइंडर क्या बचा, तो 0 0 बचा, तो वो इवन होता है। जैसे मैं फिर से रन कर लेता हूँ इसे, जैसे कि अभी मैंने 98 प्रिंट किया, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा,
तो नंबर क्या है तुम्हारा? इवन है। ठीक है। तो बेसिकली ये इफ एल्स जो पार्ट है, जो ऐसे कंडीशनल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो अभी और एक छोटा सा, हाँ बोलो। हाँ, हाँ डिफरेंशिएट बता देता हूँ। देर आर टू काइंड ऑफ सिंबल हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग समझ लो। सो अगर एक इक्वल टू हम कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है, सिंगल इक्वल टू को असाइन कहा जाता है। असाइन, असाइनमेंट, मतलब वो वैल्यू उसके अंदर हम रख रहे हैं। और डबल इक्वल टू को कहा जाता है कि कंपेयर हम कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लिख दूंगा, तो वो ऐसे लगेगा कि हमने एन के अंदर ना दो चीजें रखी। ठीक है, इट इज नॉट यूज फॉर कंपैरिजन। अगर ऐसे हम करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा सबसे पहले कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, वो यहाँ पे दे भी, मे बी यू मीन टू डबल इक्वल टू इंस्टेड ऑफ दिस, क्वेश्चन मार्क है। तुम आइदर यहाँ पे ग्रेटर देन लिखो, लेस देन लिखो, और डबल इक्वल टू लिखो, तो ये चीजें लिखनी पड़ती। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक इफ एल्स पार्ट। इफ एल्स पार्ट में और एक चीज होती है, अगर तुम्हें मल्टीपल चीजें प्रिंट करनी है, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, तो यहाँ पे एक इफ एल्स लैडर होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ एक कंडीशन, अगर ट्रू है तो ये पार्ट, उसके बाद फिर से एक कंडीशन होता है, एल इफ कहा जाता है उसे, एल इफ, फिर से एक कंडीशन, एलिफ एलिफ, मल्टीपल एलिफ एलिफ लिख सकते हो तुम। और सबसे लास्ट में तुम्हारा जो आएगा वो आएगा एल्स। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि वो स्टूडेंट रिजल्ट को प्रिंट करने वाला है। ठीक है, तो मैं अभी एक छोटा सा डायरेक्टली परसेंट लेके कंपेयर करूंगा। तो और टास्क ये रहेगा कि आपको पूरा प्रॉपरली स्टूडेंट के मार्क्स लेने हैं, उसका टोटल कैलकुलेट करना है, परसेंट कैलकुलेट करना है, और फिर वो ग्रेड प्रिंट करने के लिए इफ एल्स का यूज करना है। ठीक है, तो मैं अभी सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट रिजल्ट करके मैं स्टूड RES करके फाइल सेव कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी परसेंटेज डायरेक्टली स्टोर कर रहा हूँ, याद रखो। ठीक है, जैसे कि मैंने 45 सेव कर लिया। तुम्हें करना क्या है परसेंटेज स्टोर करने के लिए? सबसे पहले वो स्टूडेंट से डिटेल लेने हैं कि एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, ये असाइनमेंट भी है, एक्सेप्ट 5 सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, उसका टोटल कैलकुलेट करना है, उसके परसेंटेज कैलकुलेट करना है, और ग्रेड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तभी ग्रेड कैलकुलेशन का कोड में लिखता हूँ, उसे कंप्लीट आपको करना है। जैसे कि अभी मैं पहले चेक कर लेता हूँ, नॉर्मली क्या होता है, अगर परसेंटेज तुम्हारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, ठीक है, तो जनरली वो ग्रेड माना जाता है तुम्हारा ओ ग्रेड, आउटस्टैंडिंग ग्रेड कहा जाता है उसे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आउटस्टैंडिंग ग्रेड। अभी मुझे दूसरा भी पार्ट लिखना है, मल्टीपल ग्रेड्स है, तो अभी मैं एंटर दूंगा, यहाँ पे इधर आ जाऊंगा, ELIF, एलिफ। अभी पाइथन के अंदर ना दो कंडीशन चेक करनी है। तो नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर जो सिंबल यूज किया जाता है उससे लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि मुझे एंड यूज करना है तो दिस, और यूज करना है तो लाइक दिस। पर इन पाइथन के अंदर जो हमें ऐसे चीजें यूज करनी है, तो वहां पे डायरेक्टली कीवर्ड है, AND, एंड। ठीक है, एंड, ये और। ठीक है, दोनों का ट्रूथ टेबल पता है, एंड और का। एंड का ट्रूथ टेबल ऐसा है, पहला भी ट्रू होना चाहिए तुम्हारा, दूसरा भी ट्रू होना चाहिए, तो वो ट्रू है। ठीक है, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो भी ये कंसिडर हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स। ठीक है, तो ऐसी चीजें ये वर्क होती है, एंड और। उसके बाद तुम्हारा फॉल्स ट्रू है, तो भी क्या होगा वो तुम्हारा, अगर पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो भी फॉल्स ही होगा। पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है, तो भी ये क्या होगा,
फॉल्स ही होगा। बट और का ट्रूथ टेबल ऐसा है, और के बारे में अगर जानते हो तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू तो भी ये ट्रू, ये फॉल्स तो भी ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी ये ट्रू। इन केस ऑफ बोथ और फॉल्स देन ओनली फॉल्स। ठीक है, तो अभी हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू मतलब क्या है, हमारे जो परसेंटेज है वो सबसे पहले तो लेस देन चाहिए 75 से, एंड परसेंटेज जो है वो बड़ा भी चाहिए 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 से। दो कंडीशन चेक कर, तब जाके हम प्रिंट करेंगे तुम्हारा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो तुम्हारा ए ग्रेड हो गया। ठीक है, सेम पार्ट तुम कॉपी करोगे फॉर द बी ग्रेड के लिए। और बी ग्रेड का सीन क्या है, तुम्हारे परसेंटेज जो है लेस देन होना चाहिए 60 से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 50 से। अगर ये है तो आपको क्या प्रिंट करना है, बी ग्रेड्स। ठीक है, और उसके बाद थर्ड कंडीशन है, परसेंटेज लेस देन होना चाहिए 50 से, सॉरी 50 से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 40 से। तो आपका कैसे हो जाएगा, सी ग्रेड। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ भी परसेंटेज आपके है तो यू कैन डायरेक्टली गिव एज अ फेल, नहीं तो डी ग्रेड। तो मैं फेल लिख लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए परसेंटेज फिक्स स्टोर किए, बट यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज टेकिंग द सब्जेक्ट मार्क्स टोटल एंड ग्रेड्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने परसेंटेज देखे रखे हो गए, सपोज 80%, 81, तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा, ओ ग्रेड। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ग्रेटर देन 75 है। अभी मैं परसेंटेज प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल है मेरा परसेंटेज इज व्हाट अबाउट 65। 65 जो रेंज है वो इन दोनों के अंदर बैठता, ग्रेटर देन 60 है बट लेस देन क्या है तुम्हारा 75 है। आउटपुट हमारा आ जाएगा ए। सॉरी, फिर से रन कर इसे, फिर से रन करना होगा। लेट्स गो हियर एंड रन। परसेंटेज 65। ओके, हमने क्या प्रिंट किया है, सेकेंड टाइप्स के अपना एल सी परसेंटेज इज ग्रेटर देन लेस देन 75 एंड द ग्रेटर देन 60, तो प्रिंट करना है हमें ए ग्रेड। एंड परसेंटेज 66, क्या गलत हुआ अपने से, एक मिनट चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने परसेंटेज, सॉरी, हम चेक कर लेंगे। इफ द परसेंटेज इज सपोज 23, 32, नहीं 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 नहीं, हम ऐसे कैसे कर रहे हैं, हमने फिक्स वैल्यू स्टोर करके रखी ना यहाँ पे, यूजर से थोड़ी ले रहे हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन किस पे हो रहा है, वो 81 पे ही हो रहा है। तो लेट मी टेक इंटीजर एंटर परसेंटेज इंट ऑफ इनपुट। ठीक है, ENTR एंटर परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, सो दैट ये वर्क होगा। मैं अभी परसेंटेज 66 कर रहा हूँ, तो आया ए ग्रेड। हाँ, तो ये परसेंटेज अगर 55 करता हूँ तो बी ग्रेड आ जाएगा। परसेंटेज में लेस, मैं एग्जैक्टली 40 करता हूँ तो भी वो आ जाएगा सी ग्रेड। ठीक है, मैं अपार्ट फ्रॉम दिस परसेंटेज छोटे कर देता हूँ तो डायरेक्ट तुम फेल हो जाऊंगा। ठीक है, तो प्रॉपरली रेंज में आ रहा है, ग्रेटर देन 75 है तो ओ 66 इन दोनों के बीच में आता है, 55 इन दोनों के बीच में आता है, 40 इज दिस, और अपार्ट फ्रॉम दिस इज फेल। ठीक है, तो इफ एल्स पार्ट के बारे में हमने स्टडी किया कंडीशनल बेस्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए। ठीक है, और मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो इफ एल्स का पार्ट यूज किया जाता है, दिस इज इफ एल्स लैडर। ठीक है, असाइनमेंट ये है, you have to accept the 5 subject marks, calculate total percentage and grade। ठीक है, तो ये कर लो, फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा फॉर लूप के ऊपर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखें।